हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शंकर। आई एम फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड लाइफ चैप्टर को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। हम वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि अभी तक नहीं पढ़े हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर हेल्प होगा। आइए चलिए अब हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग कार्बन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं कार्बन से। दोस्तों, कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट होता है जिसको कैपिटल सी से हम लोग दिखाते हैं। दोस्तों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब है कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 होगी और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या दोस्तों 6 होगी। अब आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, जो कंपोजिशन होता है 0.02%, जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में पाया जाता है एज ए CO2, जिसका परसेंटेज होता है 0.03% दोस्तों। और दोस्तों कार्बन जो है जितने सारे लिविंग कंपाउंड होते हैं, लिविंग एलिमेंट होते, और दोस्तों कार्बन जितने सारे लिविंग प्लांट हैं, एनिमल हैं, इन सभी चीजों में कार्बन पाया जाता है दोस्तों। इसकी सीधा सीधी पहचान है, यदि कोई एनिमल मरता है या प्लांट को हम लोग काट देते छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें देखिएगा वो ब्लैक कलर के दोस्तों दिखाई देने लगता है। ब्लैक कलर का दिखाई देने का मतलब होता है कि उसके अंदर कार्बन का कंपोजिशन है दोस्तों। और दोस्तों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखें हम, तो हमारे कार्बन के K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, तो ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कार्बन क्या है, एक वर्सेटाइल टाइप का एलिमेंट होता है, जिसका मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, यानी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों बॉन्ड कोई लाइन या कोई डंडा नहीं होता है। बॉन्ड एक तरह का फोर्स होता है जो दो एलिमेंट या एटम को आपस में होल्ड करके एक खास दूरी पर रखता है, उसी को बॉन्ड को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, दो दो एलिमेंट या एटम को होल्ड करके रखता है, यानी कि बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है या ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके क्लास में समझना है कि तुम्हारा बॉन्ड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है दोस्तों। तो आयोनिक बॉन्ड सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को समझेंगे दोस्तों। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट और एटम्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के होने से फॉर्मेशन होता है दोस्तों। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से मतलब ये होता है कि उसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट उसमें इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी एक डोनर होगा, एक रिसिपिएंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो यानी दोस्तों कटायन बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या बनाएगा दोस्तों? एनायन। यहाँ पे यानी कि चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चार्ज स्पेसिस बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड के कंपेयरिंग में स्ट्रॉन्ग बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों थोड़ा हम लोग समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट और एटम्स के बीच में होता है दोस्तों। यानी शेयरिंग का मतलब यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप होता है दो एलिमेंट या एटम के बीच में दोस्तों। यानी कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन है, जैसे दूसरा एलिमेंट भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाएगा। जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें दोनों ही एलिमेंट का अधिकार होगा, दोनों भी एलिमेंट का अपना अधिकार उस पर शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यही समझना है कि आखिर बॉन्ड बनता ही क्यों है, बॉन्ड बनने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों दुनिया में हर कोई कुछ भी काम कर रहा है, इधर वो आदमी हो या कोई भी लिविंग सिस्टम हो या हमारा कोई भी केमिकल सिस्टम हो, यदि कोई भी वर्क कर रहा है तो वर्क करने के पीछे कारण होता है स्टेबिलिटी। यानी कि दो एलिमेंट के बीच में यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब है कि वहां पे दोस्तों स्टेबिलिटी बढ़ती है। यानी हर कोई स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए केमिस्ट्री के दुनिया में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब वही स्टेबिलिटी को अचीव करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसा कि आपको मैंने आयोनिक बॉन्ड के केस में बताया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबिलिटी अचीव होगी, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो स्टेबिलिटी अचीव होगी। तो स्टेबिलिटी आखिर केमिस्ट्री की दुनिया में क्या चीज अचीव करके होगा? तो दोस्तों केमिस्ट्री की दुनिया में आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू फॉर द अचीवमेंट ऑफ द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है दोस्तों। तो नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आखिर होता कैसा है? तो नोबेल गैस जैसे सच लाइक इन द केस ऑफ द हीलियम के केस में दोस्तों, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसको अचीव करने के लिए, या दूसरा कोई नोबेल गैस है तो उसमें वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसका ऑक्टेट को कंप्लीट, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो दूसरा एलिमेंट भी चाहता है कि हम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, क्योंकि दोस्तों नोबेल गैस जो होता है हमारे केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल माना जाता है। ठीक है,
तो नोबेल गैस को ही अचीव करने के लिए सभी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। तो जैसे अब आयोनिक बॉन्ड के लिए जो आयोनिक कंपाउंड में होगा, आयोनिक कंपाउंड जैसे आप NaCl एक फेमस कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन वो सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो आखिर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया या सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उनके लिए एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। जबकि क्लोरीन के केस में उनका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर दे और नोबेल गैस दोनों ही बन जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार से दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड के केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट या डुएट पूरा करेंगे ये। तो जैसे आप मीथेन के केस में समझ सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है। यानी कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा और कार्बन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग में लेकर के अपना डुएट पूरा करेगा हाइड्रोजन। जबकि कार्बन 4 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग में लेकर के और कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन मिलाकर अपना ऑक्टेट पूरा करके कार्बन भी एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। इस प्रकार से कार्बन ऑलवेज दोस्तों आप याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग समझते हैं। तो कार्बन में चूंकि 2 सेल होता है, K सेल और L सेल तक में सभी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पूरा हो जाता है। तो K सेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि L सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों कार्बन में आप याद रखिए, कार्बन के केस में कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, और कार्बन की वैलेंसी भी कितना होता है दोस्तों 4, यानी कि कार्बन है टेट्रा वैलेंस शो करता है दोस्तों, यानी कि इसका 4 वैलेंसी होता है। अब आइए समझते हैं कि कार्बन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। क्योंकि दोस्तों कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनके लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि उसको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है दोस्तों। जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देना भी बहुत टफ होता है, क्योंकि वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो, जिससे कार्बन ही अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए कार्बन आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, इसलिए कार्बन शेयरिंग के थ्रू जाकर के नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को दोस्तों अचीव करता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों कार्बन के तरह ही बहुत सारे एलिमेंट है जो कि अपना बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये सभी हाइड्रोजन ये सभी क्या होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ दसते हैं कुछ मोलेकुल के बारे में जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में समझे, तो देखिए यहाँ क्रॉस से दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज किया गया क्रॉस से। तो हाइड्रोजन का चूंकि वैलेंसी 1 होता है, तो यानी H2 में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक क्रॉस इस हाइड्रोजन का, दूसरे क्रॉस दूसरे हाइड्रोजन का, ये दोनों मिलाकर देखिए इस पे दोनों ही हाइड्रोजन के पास अब 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गया बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से H2 का फॉर्मेशन हुआ। अब आइए O2 में देखिए, चूंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, आप लोग याद रखिएगा पिछले क्लास में आप लोग वैलेंसी के बारे में पढ़े होंगे। वैलेंसी का मतलब होता है दोस्तों कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन देकर या कितना इलेक्ट्रॉन लेकर कंबाइन करता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि अपने 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी चूंकि 2 होता है, ये केमिकल रिएक्शन में अपने 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू भाग लेगा। ठीक, तो चूंकि ऑक्सीजन का दोस्तों 2 वैलेंसी हो गया, तो यहाँ पे देखिए O2 का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, इधर से देखिएगा इस ऑक्सीजन का 2, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन आप जो देख रहे हैं ये शेयरिंग में है, यानी इस चारों इलेक्ट्रॉन पे इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है और इस ऑक्सीजन का भी इस चारों पर अधिकार है। आप देखिए ऑक्सीजन में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आप गिनिए, 4 क्रॉस 8 क्रॉस मिल जाएगा आपको, जबकि इस ऑक्सीजन के लिए भी गिनेंगे टोटल क्रॉस की संख्या तो 8 मिलेगी, यानी ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिए दोस्तों। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का वैलेंसी चूंकि 3 होता है, तो अपना 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाएगा नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का और ये 3 क्रॉस यानी 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, यानी N2 का फॉर्मेशन आप देखिए इस नाइट्रोजन के बाद देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8 मिल जाएगा, जब इस नाइट्रोजन के लिए भी देखेंगे आप तो 8 इलेक्ट्रॉन मिल, यानी कि ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए, यानी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिए बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब दोस्तों ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बनाने के लिए O2 फॉर्मेशन के लिए N2 फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर आएगा जरूर, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी इस प्रकार से देखिए दोस्तों ऑक्सीजन के केस में ये दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन चूंकि टेक पार्ट किए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जबकि नाइट्रोजन के दोनों तरफ 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ N2 के केस में। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड चूंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। और दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज स्पेसिस अवेलेबल नहीं होता है।
तो इसलिए वहाँ पे कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, तो चार्ज को कैरी कोई करने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब आइए दोस्तों समझते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर का मतलब कार्बन जो होता है अपना नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका से बहुत वेराइटी शो करता है अपने कंपाउंड के फॉर्मेशन में, यानी बहुत प्रकार के कंपाउंड बना सकता है कार्बन। यानी कि यही समझिए कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से अधिक कंपाउंड कोई नहीं बनाता है, कोई भी एलिमेंट कार्बन से अधिक कंपाउंड दोस्तों नहीं बनाता है। इस अधिक प्रकार के कंपाउंड बनाने के पीछे का दोस्तों कारण क्या है? कारण इसका मेनली दो है, एक होता है कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। तो सबसे पहले समझते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है लिंकिंग। कार्बन के लिंकिंग करने की तरीका जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। लिंकिंग भी ये तीन प्रकार से करते हैं, बाय द सिंगल बॉन्ड, बाय द डबल बॉन्ड और बाय द ट्रिपल बॉन्ड। तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाकर ये लिंकेज कर सकते हैं दोस्तों, और ये लिंकेज कर करके लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर देता है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी लिंकिंग की प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब आइए टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि चूंकि दोस्तों कार्बन के पास वैलेंसी 4 होता है, और 4 वैलेंसी होने के कारण ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है कार्बन, जिसके वजह से ये वर्सटाइल नेचर अपना शो करता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो सारे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन बोलते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एल्कीन और दूसरे को बोलते हैं एल्काइंस। तो सबसे पहले दोस्तों इनके नाम के पीछे होने का कारण को समझते हैं, इनको सैचुरेटेड और दूसरे वाले को अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें कुछ भी आप मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं बिना किसी एटम या एलिमेंट को रिप्लेस किए, जबकि अनसैचुरेटेड का मतलब अभी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी दूसरे एटम या एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो नाम के पीछे कारण आप समझ गए। अब आइए थोड़ा सा एल्केन्स के बारे में समझते हैं। एल्केन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड होता ही है दोस्तों। जबकि एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, जबकि एल्काइंस के केस में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा दोस्तों। अब आइए इनके जनरल फार्मूला के बारे में समझते हैं। जब एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जबकि एल्काइंस का जनरल फार्मूला दोस्तों CnH2n-2 होता है। तो दोस्तों सबसे इस जनरल फार्मूला का थोड़ा सा हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है दोस्तों, आप जनरल फार्मूला जहां भी आप n देखते हैं उसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम समझिए। अब यहाँ पे समझिए एल्केन्स किसको बोलते हैं। एल्केन्स यदि आपको मोलेकुल को देख के पहचानिए कि वो एल्केन है कि एल्कीन से कि एल्काइन से, आप कैसे पहचानोगे? इसी जनरल फार्मूला को अप्लाई करके आप पहचानोगे दोस्तों। जैसे मान लो कि एल्केन्स की क्या पहचान होगी, यदि कहीं भी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से 2 अधिक हो, ठीक है, तो उसको एल्केन बोलेंगे दोस्तों। जबकि कहीं कार्बन की संख्या से एग्जैक्टली डबल हो हाइड्रोजन, तो उसको आप एल्कीन समझेंगे। जबकि एल्काइंस को समझना होगा तो उसको इस प्रकार समझेंगे, कार्बन के संख्या के दुगुने से 2 कम हो हाइड्रोजन, तो उसको आप एल्काइन समझ लेना है। ठीक है, तो CnH2n-2 का मतलब ये होता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगने से 2 कम होगा, जबकि एल्कीन के केस में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से एग्जैक्ट दुगना होगा, जबकि एल्केन के केस में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगने से 2 अधिक होगा दोस्तों। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इथेन का दोस्तों। इथेन में दोस्तों कार्बन की संख्या 2 होती है, जबकि हाइड्रोजन की संख्या 6 होते हैं, यानी C2H6 होता है। जबकि इथीन का दोस्तों C2H4 होता है, यानी कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 4। जबकि इथाइन का दोस्तों C2H2 होता है, कार्बन संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 कम होती है एल्काइन के केस में, यानी कि C2 हाइड्रोजन यानी कि 4, 2 टू 4, 4 - 2 2 हुआ, इसीलिए इनका C2H2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जनरल फार्मूला को अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए दोस्तों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट, यहाँ पे हम लोग इथेन को एज एग्जांपल ग्रुप में लेते हैं। ठीक है, तो समझे हम यहाँ पे हम लोग सब शुरू में बता चुके हैं आपको कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी इस स्ट्रक्चर में डॉट से दिखाया गया है, जबकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया गया है दोस्तों। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, यानी कि कार्बन इथेन के फॉर्मेशन में शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन एटम लगाएगा। आप पहले इस कार्बन को देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, इधर से एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लगाया, जबकि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, जबकि इधर हाइड्रोजन के साथ, यानी हर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लगाया और आपस में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लगाया। इस प्रकार से दोस्तों आपको C2H6 का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाते हुए देख सकते हैं।
यानी दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एल्केन के फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता है। यहाँ पे सभी देखें कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होगा ही। ये इथेन के एग्जांपल में आप देख सकते हैं। आप ऑलवेज याद रखिएगा एल्केन में ऑलवेज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आइए दोस्तों कुछ एल्केन का एग्जाम्पल देखते हैं। मीथेन हो गया CH4, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। इथेन हो गया C2H6, यहाँ देख सकते हैं कार्बन की संख्या से के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। अब प्रोपेन के केस में देखिए C3H8 है, यहाँ भी देखिए 3 2 6 और +2 8 होता है, यानी कार्बन की संख्या दुगने से 2 अधिक यहाँ पे भी हुआ। इस प्रकार से आप जनरल फॉर्मूला को दोस्तों अप्लाई कर सकते हो और ये इनका स्ट्रक्चर है। थोड़ा स्ट्रक्चर बार बार लिख के कॉपी पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अच्छे से आपको आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों थोड़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए देखते हैं। यानी कि यहाँ पे भी एग्जांपल इथीन लिया गया है फॉर द एल्कीन, और एल्काइन की तरफ से इथाइन को लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ से एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे दोनों तरफ से। इस प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जबकि इथाइन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर में भाग लेंगे, जबकि कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे। इस प्रकार कार्बन कार्बन में ये ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यानी कि अब से आप रूल बना लीजिए कि एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल होगा दोस्तों। ये कुछ पहचान रहा एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस का दोस्तों। ठीक, अब आइए कुछ इनके एग्जांपल, जैसे इथीन C2H4, यहाँ पे देख रहे हैं दुगने से एग्जैक्ट दुगना है हाइड्रोजन, जबकि प्रोपीन में देखिए C3H6 एग्जैक्ट कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन दुगना है। इनका ये सब स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर पे ध्यान रखिएगा। ये ब्यूटीन रहा C4H8, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या से एग्जैक्टली डबल है हाइड्रोजन। आप इनका स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, आप इस चार्ट पे बहुत ध्यान रखिए। अब आइए दोस्तों हम एल्काइन से कुछ है, जैसे इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4। जब देखिए C3H4 में हम क्या बोले कि एल्काइन के केस में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगने से 2 कम होगी। यानी यहाँ पे यदि कार्बन की संख्या 3 है तो दुगना कितना होगा 6 में से 2 माइनस कीजिए 4, तो देखिए C3H4 फॉर्मूला आपका आ गया। इस प्रकार से हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग जनरल फॉर्मूला जो आपको बताए, एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2 को आप अप्लाई करना सीख गए होंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा हाइड्रोकार्बन जो है उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पे। तो ये 3 प्रकार होता है, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है, एक ब्रांच होता है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है दोस्तों। स्ट्रेट चेन में क्या होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार का ब्रांचिंग नहीं होता है, आपको सिंगल स्ट्रेट चेन में आपको सारे मोलेकुल दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर, जबकि ब्रांच में आपको कोई ना कोई मोलेकुल स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांचिंग में लगा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक स्ट्रेट चेन दिखाया गया पेंटेन का, जिसको एन पेंटेन बोलते हैं, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 कार्बन स्ट्रेट में है और 1 कार्बन यहाँ पे ब्रांचिंग में लगा हुआ है जो मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं दोस्तों आइसोपेंटेन। जबकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, जबकि यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप आपका क्या है ब्रांचिंग में दोस्तों 2nd नंबर कार्बन पे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एन पेंटेन तीनों ही दोस्तों ये एक आइसोमेरिज्म है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। ये भी पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, आप ये थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान रखें। एन पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा है और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो दोस्तों आइसोमेरिज्म फिर बोलेंगे किसको दोस्तों, आइसोमेरिज्म जो होता है कोई ऐसा कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो बट मोलेकुलर फार्मूला क्या हो दोस्तों, सेम हो। आप सभी में देखिए 5 कार्बन है, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या सब जगह आपको सेम मिलेगा, यानी कि आपको मोलेकुलर फार्मूला सेम मिलेगा, जबकि स्ट्रक्चर देखिए तीनों का अलग अलग है। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको डिफरेंट मिलेगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी कि दिस 3 above compound has a same molecular formula but different structure are called structural isomerism and this phenomenon is called structural isomerism दोस्तों। ठीक है, आप आइसोमेरिज्म का मतलब समझ गए होंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट बट मोलेकुलर फार्मूला आर सेम, और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही जानना है थोड़ा, जबकि आइसोमेरिज्म बहुत प्रकार का होता है जो कि आपके क्लास में दोस्तों नहीं जानना होता है। आइए अब दोस्तों देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइकिल, ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड यहाँ में यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्लोज्ड फिगर बनेगा, यानी रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 कार्बन के रिंग है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जबकि ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, जबकि ये साइक्लिक सेचुरेटेड स्ट्रक्चर है, जबकि ये दोस्तों क्या है साइक्लिक अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों इस साइकिल में नहीं लगा हुआ है, इसलिए साइक्लिक सेचुरेटेड स्ट्रक्चर है।
जबकि ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है दोस्तों। और ये स्ट्रक्चर दोस्तों ये बेंजीन का है, जबकि ये साइक्लोहेक्सेन का होता है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ऊपर का, जबकि इसमें आपको पूरा ओपन करके आपको दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड समझिए कि साइक्लोहेक्सेन C6H12 होता है, जबकि बेंजीन का C6H6 फार्मूला होता है दोस्तों। अब आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। दोस्तों फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम होता है, जो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में अटैच होकर उनके एक्टिविटी को, यानी उनके रिएक्टिविटी को चेंज कर देते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं। तो वैसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्लास में फंक्शनल ग्रुप आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5-6 फंक्शनल ग्रुप को पढ़ना है। जैसे हेलो फंक्शनल ग्रुप, जिसमें जैसे क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो बोलते हैं दोस्तों। अब आइए ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एज ए फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है दोस्तों। अल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अल्डिहाइड को COH से डिपेंड दिखाते हैं दोस्तों। जबकि कीटोन को CO से इस प्रकार से कीटोन का स्ट्रक्चर होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक को COOH से दिखाते हैं। यह स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तीनों का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जबकि कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्डिहाइड से बाइंडिंग करने वाली बॉन्ड एक ही दी है, जो कि आपको देखिए ये बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जिससे कोई ग्रुप आकर अटैच होगा, यानी कि अल्डिहाइड दोस्तों ऑलवेज टर्मिनल पर रहेगा। अल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जबकि कीटोन में देखिए दो तरफ से खुल रहा है, बाइंडिंग करने के लिए कोई भी ग्रुप दो साइड से आ सकता है, यानी कीटोन एक बीच में लगने वाला फंक्शनल ग्रुप है, मोलेकुल के बीच में कहीं ना कहीं होगा। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ भी देखिए बाइंड करने, ग्रुप को बाइंड करने के लिए एक ही स्पेस खाली है, यानी ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। यानी अल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या आपका अल्कोहल OH हो गया, ये तीनों ही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जबकि कीटोन क्या है? मोलेकुल के बीच में लगता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एल्किन, यानी कि एल्किन भी एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज होता है। आप समझ चुके हैं एल्किन क्या होता है। जबकि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है दोस्तों। यानी कि आपको कितने फंक्शनल ग्रुप? हेलो फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्किन और एल्काइन एज ए फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़नी है। अब आइए दोस्तों होमोलोगस सीरीज को समझते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है दोस्तों? कोई भी सीरीज के दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस जो यदि CH2 का हो, तो वैसे सीरीज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? होमोलोगस सीरीज, यानी कि सेम फैमिली के सीरीज होगा। यदि CH2 ग्रुप का दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में डिफरेंस नहीं आता है, तो फिर सीरीज होमोलोगस सीरीज नहीं कहलाएगा। जैसे आपके यहाँ पर अल्कोहल का एग्जांपल लेकर दिखाया गया है दोस्तों, जैसे CH3OH, C2H5OH, ये दो लगातार मेंबर है। यदि आप C2H5OH में से CH3OH को माइनस करेंगे तो आपको CH2 बचेगा दोस्तों। यानी कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में यदि डिफरेंस CH2 ग्रुप का हो, तो वैसे सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इस अल्डिहाइड का भी होमोलोगस सीरीज होगा, एल्केन का भी होमोलोगस सीरीज होगा। आप देखेंगे यदि इथेन में से आप मीथेन को घटाएंगे तो CH2 का ही अंतर आएगा। यदि एसिटल्डिहाइड में से फॉर्मल्डिहाइड को माइनस करेंगे तो भी दोस्तों आपको CH2 ग्रुप का अंतर आता है। CH2 का यदि हम मोलेकुलर मास निकालेंगे तो 14U के बराबर होगा। ठीक, तो आप ये भी ध्यान रखिए, यदि 14U का डिफरेंस आए या CH2 ग्रुप का अंतर आए, तो वैसे सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का एक और खासियत होता है कि उनके मेंबर के केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे मेंबर की साइज बढ़ते जाएगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों चेंज होते जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जाएगा, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स को समझते हैं। तो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग प्रिंसिपल चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। प्रिंसिपल चेन यानी कि सबसे लंबी स्ट्रेट चेन जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, तो वैसे चेन को सबसे पहले आइडेंटिफाई, जिसको मेन चेन या प्रिंसिपल चेन या लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनका कार्बन कंपाउंड के एंड पे उनके सफिक्स नेम को लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक यदि हो तो कंपाउंड के नाम के पहले हम लोग साइक्लो लगाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा उनके किस नोमेनक्लेचर लिखने में। अब जैसे इफ देयर आर टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट दे आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि आपको मेन चेन से ये दो या दो से अधिक प्रकार के यदि कोई ब्रांच लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच होता है दोस्तों, तो उनका नेमिंग उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। अब दोस्तों यदि हमारे लॉन्गेस्ट चेन में एक ही प्रकार का डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यदि लगा होता है, तो उनके यदि एक ही प्रकार का सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है दोस्तों, तो उनके लोकेशन को लिखते हैं दोस्तों। यदि दो नंबर पे मान लो दो मोलेकुल लगा हुआ है, एक ही मोलेकुल दो बार लगा है एक ही पोजीशन पे, तो उसमें उसके नंबर को लोकेट करते हैं दोस्तों। ठीक, अब आइए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा
कि आयुपैक नोमेनक्लेचर में कुछ सिस्टम होता है, कुछ नियम होता है, उस नियम को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर में 3 चीजें होती है दोस्तों, प्रेफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है और सफिक्स होता है। तो प्रेफिक्स किसको बोलते हैं, वर्ड रूट किसको बोलते हैं, सफिक्स किसको बोलते हैं। और सफिक्स का हमारे क्लास में 2 प्रकार का सफिक्स भी पढ़ना है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। यानी कि नेमिंग लिखने में, आयुपैक नोमेनक्लेचर लिखने में आपको प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स लिखना होता है दोस्तों। प्रेफिक्स इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट को, यानी ब्रांचिंग के नेम को, ब्रांच में जो भी मोलेकुल लगा हो उसके नेम हम प्रेफिक्स में लगाओ, प्रेफिक्स सबसे पहले लिखते हैं। वर्ड रूट दोस्तों, वर्ड रूट आपको बताता है कार्बन की संख्या को। आप याद रखिएगा, कार्बन की संख्या यदि मोलेकुल में 1 हो तो उसके लिए मेथ लिखते हैं वर्ड रूट, यदि 2 हो तो इथ लिखते हैं, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक लिखते हैं दोस्तों। ये वर्ड रूट आप ध्यान में रखिएगा। वर्ड रूट लिखने के बाद आपका आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ सेचुरेशन को, वो जो कंपाउंड है एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, माने सेचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसको बताता है प्राइमरी सफिक्स दोस्तों। प्राइमरी सफिक्स यदि एल्केन, यदि आपको सभी जगह सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो एल्केन होगा, उसके लिए प्राइमरी सफिक्स ANE लिखेंगे वर्ड रूट के साथ। यदि दोस्तों आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स ENE लगाएंगे, और यदि ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है एल्काइन के केस में तो YNE लिखेंगे। इस चीज को आप लोग बहुत बढ़िया ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग नेमिंग करते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर में। आयुपैक IUPAC का फुल नाम दोस्तों होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोस्तों, जो कि एक संस्था है। यही संस्था रिस्पॉन्सिबल होती है केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनका कुछ सफिक्स नेम। जैसे दोस्तों हाइलोजन, हाइलोजन में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लिए सफिक्स जो नेम लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं और आयोडीन के लिए आयोडो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, 3 कार्बन है और ये Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लोरो प्रोपेन लिखेंगे। क्लोरो यहाँ पे ये प्रेफिक्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जबकि प्रोप क्या हुआ, प्रोप यहाँ पे वर्ड रूट हुआ और ANE क्या हुआ, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स हुआ दोस्तों। अब आइए दोस्तों अल्कोहल के लिए सफिक्स नेम OL होता है। आप यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है और OH लगा हुआ है, तो 3 कार्बन के लिए आपको बता चुके हैं, वर्ड रूट प्रोप लिखेंगे। और यदि सिंगल बॉन्ड है सभी, इसके लिए वर्ड रूट AN लिखे। और चूंकि यहाँ पे O से स्टार्ट हो रहा है, अल्कोहल वॉयल है, जिस वॉयल से तो E गायब कर देंगे, उसके जगह पर OL डायरेक्ट लगा देते, इसलिए हुआ प्रोपेनॉल। इसे अल्डिहाइड के लिए ऑल, यहाँ भी वॉयल से तो यहाँ भी E गायब हो, देखिए ये भी प्रोपेनॉल हो गया। कीटोन ONE लगाते हैं तो प्रोपेनॉन हुआ। इस बार सभी एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के लिए। जैसे दोस्तों सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग कंबशन रिएक्शन को देखना है। तो कंबशन रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है कि यदि CH4 का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन हम लोग कराते हैं, यानी CH4 ही केवल आप मत याद रखिए, यहाँ पे आप यही याद रखिए कि यदि हम हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, उनके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग कंबशन रिएक्शन। और प्रोडक्ट के रूप में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, साथ में लाइट भी दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के केस में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जब कंबशन कराते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उनका, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनका जो होता है फ्लेम सूटी नहीं होता है, जबकि फ्लेम का कलर उनका ब्लू होता है। जबकि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के यदि हम लोग कंबशन कराते हैं तो उनका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन दोस्तों नहीं होता है, उनका फ्लेम सूटी और येलो कलर का होता है। और येलो कलर होने के पीछे कारण ये होता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दोस्तों कार्बन की कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए ये पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं और येलो कलर भी अपने फ्लेम के साथ देते हैं। जबकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू कलर और नॉन सूटी फ्लेम देता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन उनका होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों ऑक्सीडेशन समझते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझते हैं। यदि हम, और आपके क्लास में केवल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि यदि कहीं भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है दोस्तों। यानी कहीं भी कोई भी अल्कोहल हो, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, कोई भी अल्कोहल हो, उनका ऑक्सीडेशन होगा तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे दोस्तों इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनॉल का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ब्यूटेनॉल का यदि ऑक्सीडेशन होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब ये अपने से नहीं, खुद से नहीं होता है, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में खुद से कन्वर्ट नहीं हो जाता है, इसको कन्वर्ट कराने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए। जैसे यदि इसको बेसिक मीडियम में हम इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं, इसके लिए रिएजेंट के रूप में आता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का
जो फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 के प्रेजेंस में इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन जाता है, जबकि एसिडिक मीडियम में हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना पड़ता है इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए। तो आप केवल इथेनॉल ही मत याद रखिएगा, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का यूज करते हैं, जबकि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को यूज करते हैं ऑक्सीडेशन कराने के लिए, मतलब एसिड बनाने के लिए दोस्तों। अब आइए दोस्तों एडिशन रिएक्शन, जैसा कि मैं पहले ही बताया आपको कि एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी कि उसको सैचुरेटेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें कोई भी एटम या एलिमेंट को डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते, वहां से पहले किसी हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा तभी ऐड कर सकते हैं। जबकि इनको अनसैचुरेटेड इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे किसी भी एटम को हटाए बिना हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं देगा, एडिशन रिएक्शन केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया देगा। और आपके क्लास में केवल एल्कीन के लिए एडिशन रिएक्शन दोस्तों पढ़ना है। तो एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन निकल और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, उनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन को हम लोग एल्कीन में ऐड करते हैं। ये एडिशन होने से पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होता है, इसलिए पाई बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों कार्बन के पास एक वैलेंसी खाली हो जाएगा और वहां पे जाकर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और ये एडिशन कराता है निकल और पैलेडियम कराता है। और इस प्रकार से आप देखिए दो हाइड्रोजन, एक इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऐड होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार के एल्काइन में भी कर सकते हो, एल्काइन में 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और वो भी निकल और पैलेडियम वो एडिशन करा देगा दोस्तों। क्योंकि एल्काइन में यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई, और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको पाई बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए वो आसानी से ब्रेकेबल होता है, आसानी से वो टूट जाता है। अब आइए दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग एल्केन के लिए पढ़े, चूंकि 10th क्लास में एल्केन के लिए ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, हम पहले ही बताया है कि एल्केन के केस में आप एडिशन नहीं करा सकते हैं, यानी कि यदि किसी को ऐड कराना भी हो तो किसी को हटाना पड़ेगा। यदि हाइड्रोजन को हटाकर किसी एटम को ऐड करते हैं, इसी को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कुर्सी पर से एक को हटाकर दूसरा को बैठा देना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो एल्केन के केस में यहाँ पे मीथेन एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे देखिए CH4 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया और उस हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन को हम बैठा दिए, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और ये रिएक्शन बहुत ही आसानी से होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, और इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को क्लोरीन का सब्स्टिट्यूट कराते हैं हाइड्रोजन को, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन भी बोलते हैं। और CH3Cl और HCl एज ए बाई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रिलीज होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड को पढ़ते हैं, उनकी केमिस्ट्री को समझते हैं। तो आपके क्लास में जो कार्बन कंपाउंड मेनली पढ़ना है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के केमिस्ट्री को दोस्तों पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अब इथेनॉल की केमिस्ट्री को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कुछ समझते हैं दोस्तों। तो इथेनॉल दोस्तों एक कलरलेस कंपाउंड होता है, इनका स्मेल जो होता है प्लीजेंट होता है, और इनका टेस्ट जो होता है बर्निंग टेस्ट होता है दोस्तों। प्लीजेंट स्मेल का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो आपके सूंघने में आनंददायक फील हो दोस्तों, और बर्निंग टेस्ट मतलब जब आप इसको पियोगे इथेनॉल को तो आपको लगेगा कि मुंह में कुछ जल रहा है दोस्तों। इथेनॉल जो होता है वाटर में सोलुबल हो, जैसे आप सुने भी होंगे कि दारू लोग पानी में डालकर पीते हैं, तो क्यों पीते हैं, क्योंकि वो पानी में सोलुबल होता है, पानी में इथेनॉल घुल जाता है। ठीक है दोस्तों, इथेनॉल चूंकि अल्कोहल का एक कंपाउंड है। अब आइए दोस्तों इथेनॉल जो होता है एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर आसानी से बन जाए, क्योंकि कोई भी चीज का वेपर आसानी से तभी बनेगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, यानी कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इथेनॉल जो होता है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये एक चार्ज कंपाउंड नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों अब हम लोग इथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं, यानी उनके केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ देखते हैं। इथेनॉल जब दोस्तों सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है दोस्तों। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है आफ्टर रिएक्शन, ये पॉप साउंड के साथ रिलीज होता है, यानी कि दोस्तों यदि कहीं भी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ यदि रिलीज हो रहा है, ये इथेनॉल की पहचान है। यानी हाइड्रोजन गैस से यदि पॉप साउंड के साथ तो समझिए का वो सोडियम का इथेनॉल के साथ रिएक्शन है, माने रिएक्शन में इथेनॉल इन्वॉल्व है, ये इथेनॉल की होने का पहचान है, टेस्ट है दोस्तों। अब आइए डिहाइड्रेशन समझते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है। आप सुने भी होंगे गर्मी के दिनों में लोग ज्यादा डिहाइड्रेट होते हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग पानी ज्यादा मात्रा में पीते हैं। तो हम लोग इथेनॉल का भी डिहाइड्रेशन देखेंगे, यानी अल्कोहल का इथेनॉल मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। यहाँ पे हम लोग बेसिकली इथेनॉल के लिए पढ़े तो इथेनॉल के लिए ही रिएक्शन देखेंगे। तो इथेनॉल का डिहाइड्रेशन जो होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है, जिसके पास बाद क्या होता है इथेनॉल जो होता है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से वाटर रिलीज होता है। ऑब्वियस है डिहाइड्रेशन है तो वाटर तो रिलीज होगा ही दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग इथेनोइक एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। इथेनॉल का हम लोग समझ लिए,
अब इथेनोइक एसिड को समझते हैं। इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड होता है, और चूंकि एसिड है तो इनका टेस्ट जो होगा खाटा होगा, सावर होगा, और इनका स्मेल जो होगा विनेगर की तरह गमकेगा, महकेगा। दोस्तों इथेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। और दोस्तों इथेनोइक एसिड को जब हम फ्रीज करते हैं, यानी इनको जब हम सॉलिड बनाते हैं दोस्तों, तो ये कलरलेस होने के चलते ये बर्फ की तरह दिखाई देंगे, आइस की तरह ये सॉलिड दिखाई देते हैं। इथेनोइक एसिड के बर्फ को यानी आइस को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड के आइस को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब आइए इनके केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं। सबसे पहला स्टेरिफिकेशन को समझते हैं दोस्तों। स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर का बनना। ईस्टर का बनना, यदि कहीं ईस्टर बनता है किसी रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, उस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन दोस्तों। तो स्टेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्टर चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसलिए स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आप ये रिएक्शन में याद रखिएगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे तो ईस्टर बनेगा, और ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होगा दोस्तों। ये जो आप कंपाउंड देखते हो CH3 CO CH2 CH3, ये जो होता है दोस्तों ये ईस्टर होता है, और साथ में वाटर भी रिलीज होता है। यानी कि दोस्तों इथेनोइक एसिड जब इथेनॉल से रिएक्शन करता है एसिड के प्रेजेंस में तो ईस्टर बनता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, और साथ में वाटर एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा दोस्तों। अब रही बात यदि ईस्टर बन रहा है तो इसकी क्या पहचान है, तो वहां लैब में क्या होगा दोस्तों? स्वीट स्मेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्वीट स्मेल यदि प्रोड्यूस होता है, हमारे नाक तक स्वीट स्मेल आता है, तो इसका मतलब है कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है दोस्तों। अब यदि ईस्टर का यदि हम बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ इथेनोइक आपको यहाँ पे अल्कोहल रिलीज हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल रिलीज होगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन में दोस्तों एक्चुअली यही होता है। ईस्टर का बेस के साथ रिएक्शन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन जाता है, साथ में इथेनॉल रिलीज हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉफ्टनिफिकेशन। अब आइए दोस्तों हम लोग सेकंड रिएक्शन को समझते हैं, इथेनोइक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। तो आप सब लोग जानते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन तो सभी लोग समझते हैं कि जहां कहीं भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, जो कि आप इस रिएक्शन में भी देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होता है, और सोडियम एसिट्रेट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया और वाटर रिलीज हो गया, जो कि पहले से एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक में पढ़े होंगे आप लोग, नहीं तो इसके बाद हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों समझ रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट तो आप समझते हैं CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, जबकि हाइड्रोजन SCO3 माइनस को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि कराते हैं दोस्तों तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, यहाँ पर भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है दोस्तों। अब याद रखिएगा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन जब होता है तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम होता है, यानी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही केस में बना, साथ में दोनों ही केस में वाटर भी रिलीज हुआ और दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज हुआ दोस्तों। ठीक है, ये रहा कुछ हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कुछ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द कार्बन। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सॉप को समझते हैं। सॉप क्या चीज होता है? सॉप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन का सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है दोस्तों सॉप। यानी कि लॉन्ग चेन कहने का मतलब वहां कार्बन 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन का चैन होगा। यानी इसके हम जनरल फॉर्मूला जैसे यहाँ C17H35CONA प्लस लिखा हुआ है, यानी कि लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडियम सॉल्ट लिखा हुआ है, तो इसका हम जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए आप C17H35 इसका जनरल फॉर्मूला क्या बोला है? CnH2n+1 CONA प्लस हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सोडियम के जगह पे पोटेशियम भी आ सकता है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है सॉप के केस में। एक बार याद रखिएगा सॉप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दोस्तों। ठीक है, आप ये एग्जांपल याद रखिएगा C17H35 CONA प्लस, या आप दूसरा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं C17H35 COOK प्लस भी बोल सकते हैं दोस्तों। सॉफ्ट जो होता है दोस्तों इफेक्टिवली काम करता है ये सॉफ्ट वाटर में, ये हार्ड वाटर में सॉफ्ट काम नहीं करता है दोस्तों। जबकि डिटर्जेंट जो होता है दोस्तों अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट का लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट नहीं होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट किसका सॉल्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम जॉब पे या तो अमोनियम सॉल्ट आएगा या तो सल्फोनेट सॉल्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है दोस्तों वो इफेक्टिवली वर्क करता है हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी दोस्तों।
तो आइए हम लोग दोस्तों समझते हैं कि सॉप में एक्चुअली होता क्या है। इसमें दो पार्ट होता है, एक तो आयोनिक पार्ट होता है, जबकि एक होता है लॉन्ग हाइड्रो चैन का पार्ट होता है। तो आयोनिक पार्ट जो होता है दोस्तों वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन जो लॉन्ग चैन होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया होगा। यह हाइड्रोफिलिक पार्ट है इधर, जबकि यहाँ पे डॉटेड ऐसे करके दिखाया गया जो हाइड्रोफोबिक इंड होता है, जो कि लॉन्ग चैन ऑफ द हाइड्रोकार्बन होता है दोस्तों। अब आइए इसका हम लोग क्लींसिंग एक्शन ऑफ द सॉप को समझते हैं। दोस्तों जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सोडियम आयन को, या यहाँ पे पोटेशियम भी आ सकता है। जो चूंकि आप समझते हैं आयोनिक पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट को बहुत सारे वाटर मोलेकुल क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जबकि दोस्तों हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच होता है हमारे डर्ट से या स्टेन से, और जानते हैं स्टेन या डर्ट जो होता है जनरली हमारे कपड़े पे ऑयली होता है, फैट का बना होता है, वासा का बना होता है दोस्तों। तो उस ऑयली पार्ट से हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बोक्सिलिक वो अटैच हो, जो यहाँ पिंक कलर से दिखाया गया है। अब चूंकि दोस्तों ये हाइड्रोफिलिक पार्ट बहुत सारे वाटर मोलेकुल से घिरा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा जो कि वाटर पूरे एक रेडियल स्ट्रक्चर बना करके सब खींचेगा, जिसके वजह से क्या होगा, कपड़े के जो ऑयल या स्टेन जो होता है वाटर में डिजल्व हो जाता है, वाटर की तरफ खींचा आ जाता है। इस प्रकार से हमारा दोस्तों कपड़ा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब रही बात दोस्तों, हम अपने कपड़ा को सॉप से क्यों नहीं साफ कर सकते हैं, क्यों डिटर्जेंट ही चाहिए कपड़ा को सफाई करने के लिए। क्योंकि दोस्तों यदि हार्ड वाटर है, मतलब यानी खारा पानी है, तो खारे पानी में क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट होता है दोस्तों। और कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट जो होता है दोस्तों, वो रिएक्ट करता है सॉप मोलेकुल से, रिएक्ट करके स्कम का फॉर्मेशन करता है। स्कम क्या होता है, एक व्हाइटिश क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि इनके एक्टिविटी को स्लो करता है, सॉप के काम को स्लो करता है, जिसके वजह से हमारा कपड़ा साफ नहीं होता है या उसके साफ होने में बहुत डिफिकल्टी पैदा होता है। जबकि दोस्तों जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसमें स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कपड़ा आसानी से हार्ड वाटर में भी साफ हो जाता है। ये रहा दोस्तों हमारा क्लींसिंग एक्शन ऑफ द सॉप एंड डिटर्जेंट। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारे लेक्चर से लेकर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि उसको सुधारा जा सके। और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में आप लोग इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।